प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। G20 का वार्षिक सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में किया गया G20 के अधीन Y20 का आयोजन, जिसमें शिक्षा पर चर्चा हुई। हाल ही में G20 में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई। राजधानी दिल्ली में इस बार G20 का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता पार्थ और अरिंदम ने राजधानी की सड़कों पर निकलकर जनता से इस बारे में उनकी राय जानी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। G20 का एनुअल समिट ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और इस साल भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी पाके एक नया मुकाम हासिल किया है। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मेरे जस्ट पीछे वो वेन्यू है जहां पे सितंबर में एनुअल G20 समिट होगा। दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पे आएंगे और भारत उन्हें होस्ट करेगा। तो इस G20 के होस्टिंग के रिगार्डिंग हमारी आम जनता की क्या राय है? क्या उनमें भी उतना ही उत्साह है इस इवेंट के लिए जितना कि आम तौर पे होना चाहिए? ये जानने के लिए आइए हम आपको लेके चलते हैं आम जनता के बीचों बीच। सर, इस साल भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है और G20 का एक बहुत ही प्रमुख पार्ट चाइना भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशन अभी हाल फिलहाल में थोड़ा स्ट्रेन चल रहे हैं, तो क्या एक G20 इतने बड़े इवेंट के थ्रू इंडिया और चाइना के रिलेशंस में सुधार आ सकता है? सर देखिए, एक्चुअली क्या है कि G20 समिट इतना बड़ा समिट है कि इसमें कोई भी अगर आपके स्ट्रेन्स चल रहे हैं इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। बीइंग 20 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड हैविंग द लार्जेस्ट इकॉनमी, आप ये देख सकते हो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप 1-to-1 लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज बाकी कंट्रीज़ का भी इंटरवेंशन है यहाँ पे, आप रशिया को साथ इन्वॉल्व करके, यूएस को साथ में इन्वॉल्व करके उन इशूज़ के ऊपर, खासकर जो बॉर्डर इशूज़ हैं उन इशूज़ के ऊपर एक डायलॉग कर सकते हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चाइना का जो मेजर जो आप देखेंगे उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है, वो स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, एक तरीके से स्ट्रांग रही है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि उनकी इनकर्जन की जो पॉलिसी है उसमें जहाँ तक G20 का सवाल है, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज चाइना इज़ नॉट गोइंग टू बैक डाउन। वो पीछे नहीं जाएंगे और इंडिया भी अपने बॉर्डर इनकर्शंस को इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ डिबेट नहीं करना चाहती है। वो चाहेगी कि ये इश्यूज़ जो हैं वो 1-to-1 सॉल्व करें, और लेकिन वो ये बिल्कुल चाहेगी कि G20 कंट्रीज़ उनके साथ खड़े रहें और चाइना एज अ कंट्री की जो ये एग्रेसिव पॉलिसी एक्सपेंशन की, उसको दबाव बना के चाइना को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करें। सर, इस बार इंडिया ने पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी ली है और G20 एक बहुत बड़ा एक समिट है, तो क्या लगता है आपको, क्या मायने हैं इसके? इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। हमें हर देश इसीलिए वैल्यू देता है क्योंकि हमारे पास मार्केट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग खरीदते ज़्यादा है सामान है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो करंट G20 चल रहा है, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया ने अज्यूम करी है, उस पे आप अपने हमारे ऑडियंस को कुछ नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं बेसिक, ताकि उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होए। So the meeting was from 22 to 25. Main agenda of the meetings were crypto assets. There was a discussion about crypto assets. There was discussions about digital public infrastructure. There was discussion about enhancing the national payment system to the cross-border payments. There was discussions about SME financing, which is called small medium enterprising, and moreover there was discussion about financial inclusion. The delegates from different countries were participated in such a meeting. Apart from main agenda of the meeting, there were different bilateral meetings also were held between different countries. Like there was bilateral meetings with Australia and Indonesia. There was bilateral meetings Australia, Argentina. Such kind of bilateral meetings also held. Apart from that, side events were also held in ISC Bangalore. So it was quite impressive discussions all around, because delegates and HODs, head of the departments, and most of the finance ministers came from different countries gather to impart their knowledge between all the delegates. So it was quite a good experience. रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो भी एक ज्वलंत मुद्दा है पूरी दुनिया का, और जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो रशिया को एक काइंड ऑफ पूरे एक वर्ल्ड ने बॉयकॉट सा कर दिया है। इवन पिछली बार भी जब G20 बाली में हुआ था तो व्लादिमीर पुतिन नहीं गए थे, बल्कि उनकी जगह एक रशिया के फॉरेन मिनिस्टर को भेजा था। लेकिन इस समिट में ये उम्मीद है कि व्लादिमीर पुतिन इन पर्सन शामिल होंगे, तो क्या मे बी इसमें भी इंडिया एक प्रमुख पार्ट प्ले कर सकता है कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा वो रिजॉल्व ला सकता है?
सर देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा रोल ये रहेगा कि बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रशिया, व्लादिमीर पुतिन विल कम। ये एक ऐसा सिंबल भी रहेगा कि इंडिया का स्टैचर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का है, और इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आएंगे। और रही बात इसकी कि इंडिया का रोल क्या हो सकता है ऐसे इश्यूज़ के अंदर, इंडिया ऑलवेज बीइंग अ पीस लविंग कंट्री कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। इंडिया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है वेस्ट के साथ, रशिया के डायलॉग को इनिशिएट करने के लिए एक मीडिएटर की तरह से वर्क कर सकता है, और रशिया को भी क्या कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठाने, क्योंकि रशिया हैज़ बीन वेरी एडमेंट कि अगर नाटो एक्सपेंशन होगा दे आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन, तो रशिया को भी टेबल पे लाने में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि हेल्प कर सकती है वेस्ट के साथ। Hello, can you introduce yourself? Hi, I'm Shrishti. I am a research scholar in West Asia and I study in JNU. Okay. So my first question to you would be that G20 is being a very big level of multi-level national meeting for diplomacy relations, financial and economic policies, and India is the president for the forum this year. How do you feel as a citizen of India being such a high-level leadership in such a forum? I think it's very great and it will be very beneficial for India's soft power that India is a G20 president this time, and I think it is an opportunity to bring out issues that really matter to India, terrorism being one of those, solar alliance being one of those, technological and research advancement, AI being one of those. So I think it's a very good platform to forward those agendas. So as a normal citizen, I would like to ask that, irrespective of this, the G20 for many people is quite a big thing. They may find it going to be aloof from them. So how do you find it as a beneficial thing, or something from people can take some kind of value from this kind of meeting? Actually, when you look the economy of the world, India is coming as a big economy. New things like 5G, big data analytics, machine learning will define the coming century. So India must be in a very important position to decide and to negotiate what we need. That can infiltrate to the people. So this is a good thing in my opinion. It is a very good opportunity as we have received. G20 समिट का जो प्रेसिडेंसी है इस बार भारत को मिला, और इस प्रेसिडेंसी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिप्लोमेटिक पोजीशन है। इसके बारे में हमने लोगों से जाना, उनकी ओपिनियंस ली, उनकी राय ली हमारे बहुत सारे रिपोर्ट्स के थ्रू। हमने जाना कि उनकी आखिर क्या ख्वाहिशें हैं, वो क्या उम्मीद रखते हैं इस समिट के अंत तक, क्या देश को तरक्की हो पाएगी और कैसे इसका लाभ जो देश के नागरिक लोग हैं वो भी उठा पाएंगे। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आखिर क्या टेक्नोलॉजिकल, क्या एजुकेशनल, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ में आएंगे जिससे ना ही देश को बट जो यहाँ के देश के लोग हैं उनको भी लाभ उठा पाएंगे। मैं कैमरा पर्सन शिवम के साथ अरिंदम चौधरी, आइजोम्स न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में पिछले दिनों विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसके केंद्र में था G20। हमारे संवाददाता पार्थ ने इस मेले पर जाकर वहां लोगों से बात की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दर्शकों, जैसे आपने ये देखा कि बुक फेयर का आयोजन बहुत ही शान और शौकत के साथ किया जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ पे कई प्रकार की बुक्स हैं, बल्कि कई प्रकार के देशों की किताबें भी हैं। जैसे आपको दिख सकता है यहाँ पे ईरान का स्टॉल है, जहाँ हमने आपको अभी झलक दिखाई। यही नहीं, इस साल भारत G20 की प्रेसिडेंसी मिली है और उसकी भी हमें झलक इस बुक फेयर में देखने को मिल रही है कि कैसे भारत G20 की तैयारियों में अभी से जुट गया है। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो G20 का इवेंट है वो और बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा और बहुत ही ज़्यादा भव्य होगा। ऐसा एक इवेंट होगा जो कि दुनिया ने शायद आज तक कभी देखा नहीं। आइए हम थोड़ा आपको इसके स्टॉल के और करीब ले जाते हैं, कैसे यहाँ पे तमाम G20 पहले तमाम किए हुए G20 समिट्स की झलक भी हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इस G20 के ऊपर काफ़ी सारी किताबें भी अवेलेबल हैं जो कि लोग ले सकते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। और फाइनली जो भारत किस प्रकार से, कितने भव्य ढंग से G20 को होस्ट करेगा, उसकी हमें एक ग्लिम्स यहाँ देखने को मिली है। और ग्लिम्स भी इतनी शानदार है, तो जब मेन इवेंट आयोजित होगा तो आप बस आशा ही, उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा भव्य होगा। मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन बहुत ही जोश से करा जा रहा है और इसी जोश में हम पहुँच चुके हैं ईरान के स्टॉल में। तो आइए जानते हैं ईरान के लोगों से कि उनके क्या विचार हैं इस मेले के बारे में। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Hussein. So Mr. Hussain, is this your first time in India? Yes, this is my first time in India and I am very happy to be here. So tell us about your experience about India as a whole and about this book fair. Yeah, for a long time I had this wish to come here
and I eager to come to India. Right now, since 4 days ago, I'm here, but unfortunately, I just come to the exhibition and go to my residence. Inshallah, if I have time after the exhibition, I will sightseeing the India. And so, what do you think that how important are these events for the cultural bonding of two nations, like for India and Iran? How important is this function? The relations between Iranians and Indians are rooted in the history, and for hundreds of years we have had these relations, and for this special program, I mean book fair, it could be make a good relation again and again, and we have to know each other, we have to speak with each other, we have to work with each other, and we have to understand each other. So after that all, we would be a kind of one spirit in two countries. मैम आपका यहाँ का अनुभव कैसा रहा? صحبت How was your میگه experience? که چه نظر راجع به اینجا چطوره؟ اینجا تجربه خوبی داشتی؟ مردم اینجا چجوره؟ نمایشگاه اینجا خیلی خوب بود. very good because very friendly and kindly and बहुत अच्छा है and हिंदुस्तान लंबे समय से इस विश्व के कूटनीतिक संबंधों का एक बेहद महत्वपूर्ण भाग रहा है और इस साल G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के बाद भारत का कद और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के वर्ल्ड पॉलिटिक्स की कल्पना भारत के बिना नहीं की जा सकती और भारतवासियों की यही उम्मीद रहेगी कि भारत का कद और भी ज़्यादा बढ़े और वो पूरे विश्व भर में अपनी रोशनी को बिखेरे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं पार्थ सिंह, आइजोम्स न्यूज़, दिल्ली। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का गठजोड़ है। भारत जिसकी अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में इसकी सफलता के लिए राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता पार्थ ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम जी से बातचीत की। आइए सुनते हैं ये बातचीत। तो दर्शकों, G20 के बारे में और डिटेल में जानकारी लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल हेडक्वार्टर्स में और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन श्री सैयद जफर इस्लाम। सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, G20 की जो तैयारियां हैं उसके बारे में आप अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा एक प्रीव्यू दे पाएँ। देखिए, G20 जो है पहले आपको समझना पड़ेगा, ये पार्टी का इवेंट नहीं, ये देश का इवेंट है, सरकार का इवेंट है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उनके नेतृत्व में G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत को मिली। आप जैसा जानते भी होंगे, हो सकता है आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि G20 में 20 ऐसे शक्तिशाली देश हैं और उनका अगर आप देखिए तो लगभग 75% दुनिया का जो ट्रेड है इन्हीं देशों के बीच में होता है। लगभग 80% जो है दुनिया की आबादी यहीं पर होती है और लगभग 85% दुनिया की जीडीपी जो है इन्हीं 20 देशों के बीच पे होती है। तो बहुत शक्तिशाली ये 20 देश जो है और ये जो पूरा समूह है G20 का बहुत शक्तिशाली है। ऐसे में देश को ये प्रतिनिधि और प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितना भी धन्यवाद करें देश के जनता कम होगा, इसलिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे पहले देश ने कभी ऐसे इतने बड़े लेवल पे इतने शक्तिशाली इवेंट को होस्ट नहीं किया। अब ये जो इससे जो फ़ायदे होंगे वो ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, अवेयरनेस में फ़ायदा होगा, टूरिज़्म में फ़ायदा होगा, क्लाइमेट चेंज में फ़ायदा होगा और दुनिया में जो है देश हमारा एक प्राइड स्पॉट के इकोनॉमी में तो है ही है, लेकिन एक और नज़रिए से भी दुनिया देश को जानने लगेगी। और सर, डिप्लोमेटिकली ये इवेंट कितना इम्पोर्टेंट होगा इंडिया के लिए? जैसे G20 में चाइना भी एक बहुत मेजर पार्ट है, तो इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है थ्रू दिस इवेंट? देखिए डिप्लोमेसी जो है वो 3 तरह से होती है। एक तो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, एक ट्रैक्टिव डिप्लोमेसी होती है और एक जो इस इवेंट पे जो होता है, इवेंट पे सारे लोग मिलते हैं और उसमें जो इवेंट के साइड में जो है जो डिस्कशन होते हैं, मीटिंग होती है, उसमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव और एफर्ट्स जाता है। इन सारे चीज़ों का जो के योगदान से रिश्ते जो है अच्छे बनते हैं और मुझे लगता है कि भारत देश के रिश्ते अब दुनिया के पावरफुल देशों से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। चाइना एक ऐसे चाइना एक्सपेंशनिस्ट फोर्स है
उनके अपने नज़रिए दूसरे हैं बहुत सारी चीज़ों पे, दुनिया के नज़रिए दूसरा है। हम दुनिया के साथ खड़े हैं, चाइना अकेले अलग थलग खड़ा है, फिर भी हम रेजोल्यूशन हर चीज़ का निकाल लेते हैं और हमारे इस इनिशिएटिव से बेहतर होगा, उसमें नुकसान कुछ नहीं होगा। सर, G20 के बारे में इतने अच्छे से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने हमारी विशेष बातचीत में सुना कि G20 कैसे विभिन्न मुद्दों को हल करने पर एक मंच प्रदान करता है, आइए आगे देखते हैं G20 पर ही केंद्रित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर संजय पांडे जी से खास बातचीत हमारे संवाददाता अरिंदम चौधरी की। मेरा नाम संजय पांडे है। मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में पढ़ाता हूँ। मैं रूस की विदेश नीति पढ़ाता हूँ, रूस की राजनीति के विषय में भी पढ़ाता हूँ। और हम आपसे जो पहला सवाल पूछना चाहेंगे कि जो G20 एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म एंड फोरम है, इसमें जो भारत का इस बार प्रेसिडेंसी मिली है, ये अपने रिलेशंस जो बाकी कंट्रीज़ के साथ एक मल्टीलैटरल और एक यूनिलैटरल सेंस में कैसे इम्प्रूव कर सकता है? दूसरे महायुद्ध के अंत के बाद और भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत को जो डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड है और जो तीसरी दुनिया है, थर्ड वर्ल्ड है, उसके नेता के रूप में देखा गया। और एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस भारत ने यहाँ दिल्ली में कराई थी आज़ादी के तुरंत बाद में बैंडुंग में भी भारत ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, जो आंदोलन है, वो भी कहीं न कहीं भारत और भारत सरीखे ऐसे देश जो यूरोप की कॉलोनी रहे थे और उससे निकले थे, उन सब का एक संयुक्त प्रयास था अपनी आवाज़ को दुनिया के पटल पर रखने की, जिसमें यूएन बना, सिक्योरिटी काउंसिल बनी और उसके अलावा जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बने, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, गैट बना, बाद में WTO बना। इन सब में जो प्रमुख भूमिका थी वो रही है जो पश्चिम के देश हैं पिछली सदी के आखिरी दशक में 1990s में, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सही मामलों में दुनिया के सारे देशों के हितों की बात कर नहीं पाते। तो एक मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस बार इंडिया को जो अध्यक्षता मिली है G20 में, तो इस बार बात हो रही कि व्लादिमीर पुतिन को भी बुलाया जाएगा रशिया से। अब इस बार दोनों, जो बाइडेन जो आ रहे US के प्रेसिडेंट और जो अगर व्लादिमीर पुतिन आते हैं, तो इसमें जो इंडिया, भारत देश का, वो अपने आप को कैसे इस मीटिंग में न्यूट्रल रख सकती है, कैसा अपना पद दोनों तरफ रखे ताकि किसी भी तरफ से उनको एक दिक्कत ना आ पाए? देखिए, हम अकेले नहीं हैं वैसे, जिनके संबंध न सिर्फ रूस के साथ बल्कि अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं। और ये सारे देशों ने यूक्रेन को लेकर एक तरह की तटस्थ नीति अपनाई है। जैसे सऊदी अरेबिया, उसने जो है UN में तो रेजोल्यूशंस का, जो पश्चिमी देशों द्वारा लाया हुआ रेजोल्यूशन था, उसका समर्थन किया, लेकिन सैंक्शंस रिजीम का समर्थन नहीं किया रूस के खिलाफ। हमारे संबंध इससे बहुत आगे जानते हैं और बहुत गहरे हैं। और एक मामले में हम ये मानते हैं, रूस भी मानता है, भारत भी मानता है, अन्य कई देश ये मानते हैं कि भाई दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं वो सिर्फ पश्चिम के देश या अमेरिका उनको जिस नज़रिए से देखता है वही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी अलग एक सोच हो सकती है, हमारे अलग हित हो सकते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो या अन्य जो वैश्विक या रीजनल समस्याएं हैं। तो फिर इसके बाद एक मैं सवाल, आपके जो पहले जवाब है उस पर वापस आना चाहता हूँ। जो देश की अर्थव्यवस्था और जो ट्रेड का इसमें बातचीत होती है, तो इसका भारत देश कैसे लाभ उठा सकता है? देखिए, भारत और तीसरी दुनिया के देशों का इस समय उनके मुख्य आर्थिक हित क्या हैं, विशेषकर यूक्रेन युद्ध के बाद? एक है फूड ग्रेन्स की समस्या, तो दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। इसके अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो इससे इतर है, इससे थोड़ा हटकर है, वो है क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का, कि जो भी खिलवाड़ हुआ है हमारी प्रकृति के साथ, इसके लिए मुख्य दोष जो है वो पश्चिम के देशों का है। वो पिछले 200-250 सालों में
उनका जिस तरह का औद्योगिकरण हुआ, हमारी धरती को सबसे ज़्यादा नुकसान उसी के कारण हुआ है। भारत और जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो अभी भी उनका पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। मतलब ये है कि इसकी जिम्मेदारी अगर पश्चिम की है तो इसके लिए जो नए बदलावों की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उसका मुख्य बोझ जो है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ये पश्चिम के देशों को पड़ना चाहिए। इस तरह के और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भारत ने जो है अपनी बात और तीसरी दुनिया के देशों की बात रखी है वैश्विक पटल पर। अपने जो अर्थव्यवस्था ट्रेड की बात करी, इससे मैं अपने एक आखिरी सवाल आप पे रखना चाहूँगा कि जो हमारे एक इंडो पैसिफिक रीजन है जहाँ पे हमारे बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस के बीच एक्सपोर्ट होता है और G20 को बोला जाता है पूरे दुनिया के 70-75% एक्सपोर्ट का पूरी गिनती उसमें ही आ जाती है। तो फिर जिस कंट्री इस बार जैसे भारत देश को अध्यक्षता मिली तो वो इस ट्रेड को अपने तरफ और जो उनके साथ ही डेवलपिंग नेशंस हैं कैसे ऐसे विकसित कर पाए ताकि उनके भी स्वार्थ में कुछ अपना लाभ होए उनको, ना ही कि ऐसा कि डेवलप्ड नेशंस को ही पूरा उसका लाभ मिलता रहे। देखिए, ये जो इंडो पैसिफिक है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसको लेकर ये इकोनॉमिकली तो महत्वपूर्ण है ही, जियोपॉलिटिकली भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये मसला वैसे बड़ा पेचीदा है। भारत या अन्य कई देश ये कहते रहे हैं कि भाई जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स या ट्रेड रूट्स, क्योंकि बहुत सारा व्यापार भारत का ही नहीं, चीन और जापान सरीखे देश जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया या जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है वहाँ से लेते हैं और इसी रास्ते से वो सब कुछ जाता है। तो सर, आपने हमारे सब सवालों का जवाब दिया, जानकारी दी, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। जहां G20 के आयोजन ने पूरे देश में उत्साह की लहर ला दी है, वहीं दिल्ली में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता शिवम की इस रिपोर्ट में देखिए। आज हम यहाँ जनता कैंप पहुँचे हैं जहाँ पर हम लोगों की राय जानेंगे कि वो G20 सम्मेलन में खाली करने के उन्हें जो नोटिस मिले हैं उसके बाद उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है तथा उन्हें भविष्य में वहाँ पहुँचने पर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं इन परिवारों से। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? 30-35 साल हो गया। और आप? यहाँ पे एक झुग्गी में जैसे 3-4 परिवार रहते हैं। यहाँ पे अपना हम कमाते खाते रहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब इनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। अभी और कोई बात नहीं है, यहाँ पे झुग्गी टूट जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है कि आप लोगों को ये खाली करना, तो वो आपको कहाँ रहने का आश्रय देंगे? ये इन्होंने यूँ बोला था कि जब झुग्गी टूटेंगी तो 2-3 महीने के लिए, जैसे कहते वो टेंट सा नहीं होता है कहीं, जैसे रेन बसेरे होते हैं, वहाँ पे 2-3 महीने के लिए रहने के लिए सहायता करेंगे बस। वो तो कोई भी रह लेगा, वो फुटपाथ में रहने वाला इंसान भी रह लेगा। उसके बाद हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? मतलब आपका कहना, आपको 2-3 महीने के लिए रहने की उन्होंने व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन क्या आप 2-3 महीने बाद यहाँ वापस आएंगे या फिर उसके आगे का कुछ? बेटा, हमारे पास रोजी रोटी नहीं है। हम गाड़ी लगाते हैं, कभी भैरव मंदिर में, कभी कहीं, कभी बेलदारी करते हैं। हमारे पास कोई न नौकरी है, न कोई चाकरी है, न कुछ नहीं है। हमारे को जो है वही में हम मस्ता है। कोई कभी 50 मिल जाता है, कभी 100 मिल जाता है। भैरव मंदिर के शनिवार का संडे को गाड़ी लगाते हैं। अब कभी मोटरी ढो लेते हैं बेटा, हमारे पास कोई। हाँ, कारण क्या है? किस कारण आपको यहाँ से हटाया जा रहा है या खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है? तो कह रहा, हमें नहीं पता किस कारण। गेम के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ होगा प्रगति मैदान के अंदर में। इतना तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं बेटा, जो जानते नहीं हैं हम, लेकिन इतना है कि ये कौन सा खेल होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ? आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद है, विधायक है, उनसे आपने बात की इस विषय पे? बात किया, और क्या बोलते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर जो अब पढ़े लिखे हैं, उसने क्या बोलते हैं एक कोर्ट में कर रखे हैं, तो 2 महीना के कोर्ट में टाइम दिए हैं बस।
मतलब आपको कोर्ट से 2 महीने की राहत मिली है। बाकी सरकार से आपको कोई उम्मीद है या कोई सहारा है कि सरकार से कुछ उम्मीदें होंगी आपकी? अब देखो ऊपर वाला जानता है बेटा, ये तो हम जानते नहीं हैं। हमारे रोजी रोटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हम बच्चे कैसे पाल रहे हैं हमको पता है। कभी हम गाड़ी लगा के पाल रहे हैं, कभी हम मोटरी करके पाल रहे हैं, कभी कुछ करके पाल रहे हैं। 50-100 से ज़्यादा हमारा कोई यहाँ राहत नहीं है। जब भी हम अपना खुश हैं, लेकिन भगाने के चक्कर में। आप कब से यहाँ रह रहे हैं और क्या करते हैं आप? हम लगभग 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। रेडी पटरी लगा के अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब 25 साल बाद सरकार ने आपको यहाँ नोटिस दिया है कि ये एरिया आप खाली करिए, आपको नैन बसेरा में शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या योजना है? आप यहाँ से जाएंगे नहीं जाएंगे? देखिए जी, हमने जो है वैसे नोटिस लगाए तो हम भाग दौड़ किए, कानून का सहारा लिया। कानून ने हमें आदेश दिया है कि जब तक ये लोग को पुनर्वास नहीं किया जाए, जब तक नहीं हटाया जाए। तो आपको उन्होंने पुनर्वास के लिए दिया है। बाकी पुनर्वास से आपको लगता है कि आपका पुनर्वास से जो राहत मिली है उससे आपको फ़ायदा होगा? ऐसा तो रोज़ ये जहाँ 25-30 साल से रह रहे हैं, कहीं नई जगह जाएंगे तो उस जगह थोड़ा रोजी रोटी में तो परेशानी होगा ही। इस टाइम जो था सबसे ज़्यादा हम लोग का बच्चे का पेपर के वजह से हमने जो है आगे का जो है कार्रवाई की है, कानून का सहारा लिए कि आगे मार्च में ये पेपर है बच्चे का स्कूल का, अगर इस टाइम अगर टूट जाता है जो कि तो हम लोग का बच्चे का भविष्य ख़राब हो जाएगा। अब दूसरे जगह जैसे रन बसेरा का बात पर बोल रहे थे, उस जगह हम लोग अपना रोजी रोटी देखते या बाल बच्चे को जो हम कहीं पर पढ़ाई लिखा करते, लेकिन वहाँ हमको असंभव बुझा रहा था कि हम उस जगह जो है नहीं अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, ना जो है अपना रोजी रोटी चला पाएंगे। हमने यहाँ जनता कैंप में लोगों से बात करी तथा उनकी समस्याएं जानी। लोगों की समस्याएं सबसे बड़ी ये थी कि वो यहाँ पे पिछले 25 सालों से रह रहे हैं, लेकिन जहाँ उन्हें सहारा दिया गया है वहाँ पे उनकी रोजी रोटी तथा परिवार की कोई चिंता नहीं है। G20 काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट है और हर भारतीयों को इस पर गर्व है, लेकिन सरकार को इनकी भी थोड़ी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सबका साथ सबके विकास को लेते हुए चलना चाहिए। मैं शिवम सनोदिया, कैमरामैन पार्थ के साथ, आइजोम न्यूज़, नोएडा। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए आइजोम्स न्यूज़। नमस्कार।